हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉलीमर्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पॉलीमर्स के टाइप्स के बारे में जो सोर्स के आधार पर था, और आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर्स। देखिए, स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर्स को देखा गया तो ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर के संरचना के आधार पर 3 प्रकार का पॉलीमर होता है। एक लीनियर चेन पॉलीमर, ये जो आप देख रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, लीनियर चेन पॉलीमर, रैखिक श्रृंखला बहुलक। क्या बोलते हैं, रैखिक श्रृंखला बहुलक। और दूसरा जो होता है वो होता है ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, जिसको हम लोग शाखित श्रृंखला बहुलक कहते हैं। और तीसरा क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर, इसी को नेटवर्क भी कहते हैं या क्रॉस लिंक भी कहते हैं। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रियक आवंधित या जाल कर्म बहुलक। इस प्रकार का त्रियक आवंधित या जाल कर्म बहुलक कहलाता है। तो ये जो हो क्लासिफिकेशन किस आधार पर है, ये क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर। ठीक है, इससे पहले सोर्स के आधार पर हम लोगों ने देखा था, जिसमें से जो नेचुरल पॉलीमर होता है वो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है। उसके बाद सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हम लोग पढ़े थे, तो वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या था, वो सेलुलेज डेरिवेटिव था। मतलब कहने का मतलब कि उसमें जैसे सेलुलेज एसीटेट हो गया या सेलुलेज नाइट्रेट हो गया, तो ये हो गया सेमी सिंथेटिक, अर्ध का संश्लेषित कह सकते हैं। मतलब आधा प्राकृतिक और आधा संश्लेषित आप उसको कह सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था सिंथेटिक पॉलीमर का, जो पिछले क्लास की बात हम बोल रहे हैं। पिछले क्लास में जो सिंथेटिक पॉलीमर की चर्चा हम लोगों ने किया था, तो वो जो सिंथेटिक पॉलीमर होता है वो क्या रहता है, मानव निर्मित पॉलीमर उसको कहते हैं, यानी उसको संश्लेषित करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, वो ऐसा पॉलीमर कहलाता है सिंथेटिक पॉलीमर। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लीनियर चेन पॉलीमर की बात करेंगे, ब्रांच चेन पॉलीमर की बात करेंगे, और ये क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं और इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग लीनियर चेन पॉलीमर कहते हैं, इसको समझते हैं। तो आइए लीनियर पॉलीमर्स को देखते हैं। देखिए, लीनियर पॉलीमर क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, दोज पॉलीमर in which constituent monomers are held together in a long straight chain is called as linear chain polymer। यानी वैसा बहुलक जिसमें घटक मोनोमर, कंस्टिट्यूएंट मोनोमर्स परस्पर एक लंबी रैखिक श्रृंखला से जुड़ा होता है, रैखिक श्रृंखला बहुलक कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, रैखिक श्रृंखला बहुलक। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, नायलॉन का हो गया, या पॉलिस्टर का हो गया। ये जो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ आपको मिलेगा HDP, इसका मतलब H हाई, D डेंसिटी, P पॉलीथीन। ठीक है, नायलॉन ये हो गया, नायलॉन 66 जो होता है, ये पॉलिस्टर भी हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ऐसा संरचना, ये देखते हैं एक प्रकार का कैसा है, लीनियर चेन। इसमें आप देख रहे हैं ये रैखीय श्रृंखला होता है। अब थोड़ा सा हम लोग डेंसिटी, ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है इसको समझते हुए यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए पॉलीथीन का स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा। देखिए हमारे पास जो पॉलीथीन, यहाँ समझिए, पॉलीथीन जैसे इथीन, इसका मोनोमर्स होता है CH2, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसकी संख्या कितना है, N है ना, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 1000 हो सकता है। N मतलब पॉलीमर है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, हम लोग क्या इसका पॉलीमर का डिफिनेशन में ही लिखे थे, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत अधिक होता है। ठीक है ना, और इसमें देखिए ध्यान से, इसका पॉलीमेराइजेशन कराते हैं। क्या कराते हैं भाई, पॉलीमेराइजेशन कराते हैं। क्या, ईथीन का पॉलीमेराइजेशन कराया जाता है, इसको बोलते हैं बहुलीकरण। क्या बोलते हैं, बहुलीकरण, बहुलीकरण। ठीक है, तो जैसे इसका बहुलीकरण कराया जाता है तो ये बन जाता है CH2। ये देखिए मोनोमर स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, ये जो आप देख रहे हैं मोनोमर स्ट्रक्चर यूनिट होता है। और यहाँ जब N जो यहाँ संख्या होता है यहाँ लगा देते हैं तो यही हो जाता है पॉलीथीन। क्या होता है, पॉलीथीन। ठीक है, और ये इथीन होता है।
इथीन होता है। इसका एक स्ट्रक्चर यूनिट जो है, ये जो आप देख रहे हैं CH2 ये स्ट्रक्चर यूनिट, ये स्ट्रक्चर यूनिट ही मोनोमर यूनिट होता है। ये क्या होता है? मोनोमर स्ट्रक्चरल यूनिट, मोनोमर स्ट्रक्चरल यूनिट, इसको क्या बोलते हैं? मोनोमर स्ट्रक्चरल यूनिट। मोनोमर संरचनात्मक या संरचनात्मक यूनिट भी कह सकते हैं, संरचना, ठीक है। मोनोमर, ये एकलक, इसको हिंदी में एकलक भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है ना। एकलक हिंदी में कहते हैं एकलक, ठीक है। या फिर आप मोनोमर भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोनोमर भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब ये तो हम लोग देखें कि ये हाई डेंसिटी का जो पॉलीथीन है वो लीनियर चेन में होता है। अब लीनियर चेन में होता है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं? आप ऐसा बना सकते हैं स्ट्रक्चर, ये देखिए एक लंबी श्रृंखला जिसमें रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट करते जा रहा है, क्या? H2 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 CH2, देखिए आगे तक बढ़ते जा रहा है ये CH2, ऐसा, ये देखिए ऐसे बढ़ते जाएगा, इधर भी, ये इधर भी आते जाएगा। देखिए यहाँ 2 4 6 2 8 1 9 हो गए, एक और बढ़ा लेते हैं, ये एक और यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, ये H2 है ना। इससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यूनिट है, देखिए एक स्ट्रक्चर यूनिट मोनोमर इकाई, ऐसा ऐसा कितना, 5 स्ट्रक्चर यूनिट आ गया। तो ये आप कैसा देख रहे हैं? ये लीनियर है, किस फॉर्म में है? लीनियर है, ठीक है। रैखिक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? रैखिक बोल, रैखिक, ठीक है। ये हो गया पॉलीथीन, जिसको हम लोग हाई डेंसिटी का पॉलीथीन कहते हैं, और ये पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप एथीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। और ये होमोपॉलीमर भी है, इसलिए होमो है कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये इथीन है, ये सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट होता है, इसमें ये एक ही प्रकार के मोनोमर यूनिट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसलिए ये कहलाता है क्या? होमोपॉलीमर भी कहलाता है। वो पॉलीमर क्या होता है? 2 डिफरेंट प्रकार के मोनोमर यूनिट उसमें भाग लेता है, ठीक है। तो आगे उस पर भी हम बात करेंगे। अब दूसरा जो हम लोग का है वो क्या है, उस पर चलते हैं। दूसरा हम लोगों का है ब्रांच चेन। तो आइए देखते हैं ब्रांच चेन के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर को बोलते हैं शाखित श्रृंखला बहुलक। क्या बोलते हैं? शाखित श्रृंखला बहुलक। इसमें देखिए, इसको अगर हम लोग देखें तो क्या है कि दोज पॉलीमर इन विच ब्रांच चेन, या इसी को साइड चेन भी कहते हैं, आर हेल्ड बाय लीनियर चेन ऑफ मोनोमर, यानी एकलक का, देखिए समझिए, एकलक के रैखिक श्रृंखला से कुछ ब्रांच निकला हुआ रहेगा, कुछ शाखाएं बाहर निकलता हुआ नजर आएगी। तो वो जो शाखाएं नजर आएगी वही के कारण ये बन जाता है क्या? शाखित श्रृंखला बहुलक हो जाता है। किस प्रकार का हो जाता है? शाखित श्रृंखला बहुलक। आइए समझते हैं इसको भी। देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है? लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, या ग्लाइकोजेन हो गया, या स्टार्च हो गया, ये सब इसके उदाहरण है। अब यहाँ पर समझना है क्या लिखा गया बात, कि वैसा बहुलक, थोड़ा सा इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं आपको, वैसा बहुलक जिसमें एकलकों या मोनोमर के रैखिक श्रृंखला से पार्श्व श्रृंखला है, दिस इज साइड चेन, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, साइड चेन, या फिर इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो आप लिखे ब्रांच, या फिर ये ब्रांच्ड, ठीक है ना। इससे ब्रांच जुड़ा हुआ रहेगा तो ये कहलाएगा किस प्रकार का? ब्रांच चेन मोनोमर्स कहलाएगा। अब थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ये कुछ इस प्रकार का होगा, ये लीनियर जैसा ऐसे दिखा देंगे, ये भी लीनियर, ये भी ऐसे। अब इसमें क्या है कि देखना है, समझना है, ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। ये देखिए ऐसा करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ शाखाएं लगा देते हैं, ऐसे, ये शाखाएं हो गया, ये शाखाएं हो गया, ऐसे। तो ये किस प्रकार का कहलाया? ब्रांच चेन पॉलीमर का।
इस तरह के पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, ये कहलाता है क्रॉस लिंक्ड। जो अगला हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? क्रॉस लिंक, या उसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। तो आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये रहा, देखिए क्या लिखा गया है, द पॉलीमर विच इज फॉर्म बाई बाईफंक्शनल एंड ट्राईफंक्शनल। देखिए द्विक्रियात्मक या द्विक्रियाशील या ट्राईफंक्शनल या त्रिक्रियात्मक त्रिक्रियाशील, ठीक है, मोनोमर यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोनोमर यूनिट होना चाहिए। वो कैसा? ये होना चाहिए बाईक्रियात्मक या फिर ट्राईक्रियात्मक एंड कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। ये बात को भी ध्यान रखना है, क्या है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमेरिक चेन, यानी डिफरेंट या कह सकते हैं बहुत अधिक, है ना, रैखिक बहुलकीय श्रृंखलाएं के साथ जो इसमें जुड़ा हुआ रहता है उसके बीच स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इस प्रकार का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग हिंदी में क्या समझते हैं? वैसा बहुलक जिसका निर्माण द्विक्रियाशील या द्विक्रियात्मक भी आप लिख सकते हैं एवं त्रिक्रियाशील मोनोमर के द्वारा होता है तथा रैखिक बहुलकीय श्रृंखला में, देखिए रैखिक बहुलकीय श्रृंखला में या रैखिक बहुलकीय श्रृंखला किससे जुड़ा होता है? प्रबल सहसंयोजक आवंत से। में को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रबल सहसंयोजक आवंत से जुड़े होते हैं। त्रियक आवंधित जालकर्म या ये त्रियक आवंधित या जालकर्म बहुलक कहते हैं इसको। ठीक है, इसका उदाहरण आ जाएगा बेकालाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन हो गया। ये सब उदाहरण हो जाएंगे जिसमें द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, पाया जाता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं थोड़ा सा बेकालाइट्स के बारे में समझते हैं। देखिए बेकालाइट्स जो बना होता है ना, बेकालाइट्स में हम लोग क्या देखते हैं? बेकालाइट में देखते हैं कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन के फलस्वरूप ये नोवालेक बनता है और वही नोवालेक जो है वो जाल कर्म में व्यवस्थित हो जाता है। और जब जाल कर्म में व्यवस्थित हो जाता है तो उसमें जो आप कह रहे हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है ना, और इसीलिए इसको चूंकि क्रॉस जुड़ा हुआ रहता है इसलिए हम लोग इसको क्रॉस लिंक भी कहते हैं। आप कुछ इस तरह से इसका फिगर को समझ सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको ऊपर बढ़ाते हैं, ये तो अगले पेज में ले लें या थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लेते हैं। चलिए ऐसे हम लोग बढ़ा लेते हैं। देखिए इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास ये इस तरह की संरचनाएं हैं, इस प्रकार की कुछ इस तरह की श्रृंखलाएं हैं, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे इसमें इस तरह से शाखाएं जो है ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। अगर ये इसको हेल्ड करेगा तो ये देखिए इस तरह से हेल्ड करेगा, फिर यहाँ पर देखिए ये ऐसे हेल्ड करेगा, फिर यहाँ से आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये क्रॉस लिंक्ड होता है और ये बेकालाइट और मेलामाइन में पाया जाता है। आप सिंपल आप देख सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं कि ये वैसे मोनोमर इकाई में पाया जाता है जो द्विक्रियाशील या त्रिक्रियाशील होता है, मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप वाले या फिर ये त्रिफंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमर इकाइयों में ये पाया जाता है और उसके वजह से ये बनता है। ठीक है ना, ये कहलाता है किस प्रकार का? ये कहलाता है जालकर्म बहुलक या इसी को हम लोग बोलते हैं त्रियक आवंधित बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके विषय में समझते हैं। ये हम लोग जानना चाहते हैं कि जो हम लोग बेकालाइट लिखे, बेकालाइट, ये देखिए बेकालाइट, ये इसका जो मोनोमर इकाई होता है फिनॉल, देखिए ये है फिनॉल, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होता है। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। ये आप तो जानते हैं पहले से भी, ये फिनॉल होता है ना, और ये जो होता है ये कहलाता है फॉर्मल्डिहाइड।
फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड होता है। आप इसका नाम मेथेनॉल भी लिख सकते हैं। एल्डिहाइड का है तो ये मेथेनॉल भी होगा, एक कार्बन का है तो ये मेथेनॉल। इसका नोवालेक बनता है और वो नोवालेक जो है कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए फिनोलिक है, फिनॉल है तो यहाँ OH आएगा, के साथ H2 ग्रुप आता है और फिर यहाँ से एक और जो फिनॉल है वो आकर के जुड़ जाता है। फिर यहाँ से H2 आके जुड़ता है, ठीक है। और इस तरह से ये अगला स्टेप इसको और बढ़ा दिया जाता है OH के रूप में। यहाँ पर अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड देना है, बेंजीन रिंग बनाना है, ठीक है। और ये आगे भी ऐसा ही CH2 ये बनने के लिए रहेगा यहाँ, वैसा ही यहाँ पर भी क्या रहेगा, H2 रहेगा और ये आगे भी इस तरह से बनने के लिए रहेगा। फिर यहाँ से H2 ग्रुप आकर के ये देखिए ऐसे यहाँ OH आ जाएगा, ये देखिए CH2 ग्रुप जुड़ा रहेगा ऐसे, है ना। फिर ये CH2 ग्रुप आएगा और यहाँ से जो CH2 आकर के इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ OH आ गया, ये यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से ये CH2 ग्रुप CH2 देख रहे हैं ना, इस प्रकार का ये क्रॉस लिंक बनाते रहता है इस तरह से, ये CH2, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसके लिए है, वेकालाइट के लिए। वेकालाइट जो होता है इसको हम लोग, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है और इसका जो उपयोग हम लोग देखते हैं आमतौर पर स्विच वगैरह बनाने में, या जो प्रेशर कुकर होता है उसका जो हैंडल होता है वो बनाने में, या बकेट जो होता है जिसको बाल्टी देखते हैं, कूड़ादान बोलते हैं, ये सब बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, ये वेकालाइट का, ठीक है। तो ये मेनली अगर देखा जाए इसका जो मेनली जो ऑरिजिन पॉइंट है वो क्या है, फिनॉल और फॉर्मलडिहाइड होता है। ये मोनोमर भी कहलाता है। पूछा जाता है कि वेकालाइट जो पॉलीमर है उसमें आपका क्या होता है, मोनोमर यूनिट या मोनोमर इकाई क्या है, तो फिनॉल फॉर्मलडिहाइड उसमें हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये क्रॉस लिंक पॉलीमर के बारे में जानते हैं यहाँ से। अब हम लोग आगे बात करते हैं और आगे जो हम लोग को देखना है कि मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर किस प्रकार को इसको वर्गीकृत किया जाता है, यानी पॉलीमर को जो क्लासिफिकेशन है वो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर कैसे करते हैं, इसको हम लोग को यहाँ से समझना है। तो आइए अगले पॉइंट पर आते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या लिखा है, यहाँ हम लोगों ने लिखा है तो समझना है, ये लिखा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण के प्रकार या रूप के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसको मुख्यतः दो तरह से हम लोग वर्गीकृत करते हैं, ये एडिशन पॉलीमर और दूसरा जो होता है कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। एक क्या होता है एडिशन पॉलीमर और दूसरा क्या होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर को हम लोग योगज बहुलक कहते हैं। योगज मतलब जुड़ करके, मतलब नया नया जो है उसमें जुड़ते जाता है, ठीक है ना, तो वो कहलाता है योगज। या एक ही चीज जो है बार बार रिपीट होकर के जुड़ते चला जाता है तो वो कहलाता है किस प्रकार का, योगज बहुलक कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि योगज बहुलक किसको कहते हैं, एडिशन पॉलीमर होता क्या है। देखिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन है, यहाँ पर योगज बहुलक के बारे में लिखा गया है, इसको समझते हैं क्या लिखा गया। दोज पॉलीमर which are formed by a repeated addition of same monomer or two or more different monomer is called addition polymer। वैसा बहुलक जिसका निर्माण समान एकलकों या मोनोमर से अथवा दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न एकलकों के पुनरावृत्त योग से होता है, मतलब वो रिपीटेड योग होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि CH2 जुड़ा तो फिर अगला क्या होगा CH2 होगा, ये समान वाला हो गया। और कभी कभी डिफरेंट वाला भी आप देख सकते हैं, तो वो होता है क्या,
वो कहलाता है एडिशन पॉलीमर। मतलब ये सिंपल है कि योग पॉलीमर है, जोड़ने से बन रहा है, मोनोमर इकाइयों को जोड़ने से बन रहा है, तो ये कहलाता है किस प्रकार का, योग पॉलीमर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए पूरा क्लियरेंस आपको कब होगा, जब आप उसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। अगर अच्छे ढंग से आप एग्जाम्पल्स को समझ लीजिएगा तो वो चीज़ आसानी से आपको याद रह जाएगा। ठीक है ना, इसको अपनी भाषा में भी आप बना सकते हैं। ठीक है ना, पहले एग्जाम्पल्स को अच्छे ढंग से आप समझ लीजिए तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। देखिए इसमें एग्जाम्पल को जानने के पहले, जैसे ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा होगा, ये एडिशन पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है। लेकिन एडिशन में क्या, देखिए एडिशन में दो प्रकार होता है, एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है कोपॉलीमर, है ना। होमोपॉलीमर जिसको समबहुलक कहते हैं और कोपॉलीमर जिसको सहबहुलक कहते हैं। ठीक है, ये एडिशन पॉलीमर में ही, एडिशन पॉलीमर का ही प्रकार है। देखिए जो भी कोपॉलीमर होगा या होमोपॉलीमर का उदाहरण होगा वो एडिशन का भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसी का तो टाइप है। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि होमोपॉलीमर किसको कहते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आप एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल तो भी समझ जाएंगे। अगर आपको कोपॉलीमर समझ में आ गया तो एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। ठीक है ना, एडिशन पॉलीमर दो प्रकार के होता है, एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है कोपॉलीमर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले होमोपॉलीमर क्या है, इसको लिखा जाए होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर किसको कहते हैं, देखिए ये उस वैसा एडिशन पॉलीमर होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के मोनोमर इकाई होते हैं। थोड़ा सा आवाज इसको ठीक कर दो, बार बार आवाज कर रहा है, तो ठीक कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब तो लगता है सही है। हाँ देखिए क्या हम बात कर रहे थे, हम कर रहे थे कि दोज एडिशन पॉलीमर विच हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, केवल एक ही प्रकार के मोनोमर यूनिट होता है तो वह कहलाता है किस तरह का, होमोपॉलीमर कहलाता है। देखिए ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर स्ट्रक्चरल यूनिट्स इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। वैसा योगज बहुलक जिसमें, वैसा योगज बहुलक इसलिए क्योंकि ये योगज बहुलक का एडिशन पॉलीमर का उदाहरण है। तो वैसा योगज बहुलक जिसमें केवल एक ही प्रकार के मोनोमर संरचनात्मक इकाई होता है उसको हम लोग समबहुलक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, समबहुलक कहते हैं। और इसका उदाहरण अगर आप देखें तो यहाँ देखिए इथीन का हम लोगों ने लिया है, इथीन का उदाहरण लिया है। इथीन पॉलीमराइजेशन करके पॉलीथीन बन रहा है। अब यहाँ पर देखो CH2 ऐसा ही मोनोमर यूनिट आगे भी आएगा, है ना। जो अगला जो मोनोमर यूनिट आएगा वो इसी प्रकार का आएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर रख के हम और समझने का प्रयास करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया कि ये जो स्ट्रक्चर यूनिट है, देखिए CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, इस तरह से, है ना। तो समान प्रकार के जो है स्ट्रक्चर यूनिट आता है इसमें, देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ से एक और ले लीजिए तो और क्लियर होगा। यहाँ पर ये CH2 ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 यूनिट हम लोगों ने देखा है। तो देख रहे हैं तीनों क्या है, सब समान है। ठीक है, तो ये कहलाता है किस प्रकार का, जब दो आप अलग अलग मोनोमर्स यूज करिएगा, है ना, तब वो कहला जाएगा कोक पॉलीमर कहलाएगा। ठीक है ना, जब दो आप यूज करिएगा किसको, मोनोमर यूनिट को, मोनोमर जैसे इधर A और A मिल करके जोड़ करके बनाइएगा तो वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा सिंपल। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं कि ये अगर A है और यही आगे जुड़ रहा है ए, तो ये A तक जाएगा, आगे भी बढ़ा देंगे तो ये हो गया क्या, किस प्रकार का कहलाएगा, ये कहलाता है होमोपॉलीमर। लेकिन यदि A भी है, देखिए A और B को जोड़ रहे हैं, ये भी N है ये भी N है, और तब आपके पास जुड़ रहा है A B, इस तरह से पढ़ते जाएगा इधर, तो ये हो जा रहा है किस प्रकार का, ये कहलाता है कोपॉलीमर्स कहलाता है, जो आगे हम लोग बात करें। एक उदाहरण और यहाँ पर लिखा गया है टेफ्लॉन का। क्या लिखा गया है, टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन को देखें, टेफ्लॉन का यूज आप जानते हैं, टेफ्लॉन का यूज करते हैं जब नल रिसने लगता है ना। नल जो होता है जब वो रिसने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर टेफ्लॉन लगा करके उसको कस देते हैं, नहीं है, और कस देते हैं तो क्या होता है, जो नल रिस रहा है वो रुक जाता है। ठीक है, पहले लोग उसमें पटुआ का इस्तेमाल करता था या कपड़ा उपड़ा का, अभी भी करता है लोग, लेकिन अब टेफ्लॉन आ गया है तो अब टेफ्लॉन का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो आइए समझते हैं।
ये देखिए टेफ्लॉन के लिए, टेफ्लॉन, ये टेफ्लॉन किस तरह का होता है, इसका मोनोमर यूनिट क्या होता है वो समझिए। ये होता है स्ट्रक्चर, अगर हम बनाएंगे तो इस प्रकार का बनेगा। ये n नंबर होता है, पॉलीमराइजेशन इसको कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये n नंबर है, इधर आके बन जाता है सिंगल, ये आ जाएगा इधर, यहाँ पर भी, और ये यूनिट जुड़ने लगता है, ऐसा यूनिट जो है वो जुड़ने लगता है, n लगा दी, यही हमारा टेफ्लॉन होगा। कैसे बना होगा ये टेफ्लॉन, देखिए ये क्या है, इसका नाम देखिए, अगर इसका नाम लिखेंगे तो ये 1 और ये 2, बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 1 2 2, देखिए 1 2 3 4, यानी टेट्रा, टेट्रा फ्लोरो, फ्लोरो क्योंकि फ्लोरीन है, और इथीन, ये क्या हो जाएगा इथीन, और साफ करके लिख देते हैं, ये हो गया इथीन, ठीक ना। 1 1 2 2 टेट्राफ्लोरो इथीन, ये मोनोमर यूनिट, ये मोनोमर यूनिट पॉलीमराइज करके टेफ्लॉन बनाता है। और ऐसा ये देखिए एक यूनिट ऐसा है, ऐसा ऐसा बहुत सारा यूनिट जुड़ते जाएगा। ये किस प्रकार का हो गया, ये किसका उदाहरण हो गया, ये सब उदाहरण हो गया इस पॉलीमर्स का, इसको बोलते हैं होमोपॉलीमर, मतलब एक ही प्रकार के एक लग इसमें जुड़ा होता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं किस तरह का, कोपॉलीमर्स कहते हैं। तो आइए समझते हैं कोपॉलीमर्स को, ठीक है। ये रहा हमारा कोपॉलीमर, देखिए क्या है कोपॉलीमर, दोज एडिशन पॉलीमर, वैसा वैसा योगज बहुलक which is made by polymerization of two different monomer is called copolymer। क्या बात हुई, पहले वाले में होमोपॉलीमर में क्या था, होमोपॉलीमर में था कि एक ही प्रकार के या एक ही मोनोमर है वो रिपीटेड करके जुड़ता है ना, बार बार दोहराते रहता है। यहाँ क्या है, दो होना चाहिए, टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट होना चाहिए। जैसे अगर ब्यूटाडाइन, देखिए बूना एन की बात करें या बूना एस की बात करें, चलो हम बूना एस की बात करते हैं। अब ये कहिएगा सर ये बूना एस क्या होता है और बूना एन क्या होता है, तो आइए समझते हैं इसको। बूना एन किसको कहते हैं, देखो भाई बूना ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन कैसे लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड CH2, ओहो सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4 है ना, इसको बोलेंगे क्या 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। और जब इसको स्टायरिन से, स्टायरिन के साथ, ये किस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ CH डबल बॉन्ड, ये CH2, यहाँ पर जो है फिनाइल ग्रुप लगा हुआ रहता है, एस्टाइरिन, क्या बोलते हैं भाई, यह एस्टाइरिन, एस्टाइरिन, और इसका पॉलीमराइजेशन करा देते हैं। इसको भी N मोल लेना पड़ेगा, इसको भी N मोल लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये क्या है, पाई कंजुगेशन पाई बॉन्ड, किस फॉर्म में है, पाई कंजुगेशन पाई बॉन्ड, पाई, ठीक है। यानी ये देखो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, वैसा ही इसमें भी एक इसको मिल जाएगा और एक इसको मिल जाएगा। तो इसको जो बीच में मिला ये डबल बॉन्ड बना देगा, और ये सब जो है ये अगला से बॉन्ड बनाने के लिए जुड़ेगा, अगला से बॉन्ड बनाने के लिए जुड़ेगा। तो कैसे, तो देखिए यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन होगा, कैसे जुड़ेगा, तो आइए समझते हैं। पहले तो ये पूरा लिख दो भाई, ये देखो ये इसको और इसको सबको लिख दो। कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे CH2, यहाँ भी सिंगल कर दो, यहाँ भी सिंगल कर दो। अब यहाँ क्या करोगे, बीच में डबल कर दो, ये डबल कर दो, क्यों,
क्यों? क्योंकि देखिए इधर वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर के डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ क्या करोगे, डबल बॉन्ड कर दोगे। अब यहाँ सिंगल करोगे और फिर यहाँ से देखो इसमें सिंगल करोगे CH और यहाँ सिंगल करोगे और यहाँ CH और इसके साथ एक बॉन्ड छोड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हो कि ये फिनाइल ग्रुप जो है ऐसे ऊपर इस तरह से जो नीचे भी जोड़ सकते हैं, ये ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ N कर देंगे, यहाँ पर N कर देंगे। तो देखो टू डिफरेंट ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, देखो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन यूज किया, इसीलिए ये हो जाएगा बूना, क्या हो जाएगा, बूना S। कैसे? तो वो ये हो गया ब्यूटाडाइन, ये हो गया स्टाइरिन, और ब्यूटाडाइन इसके लिए स्टाइरिन के लिए, ऐसा आ गया। ये प्रकार का रबर होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे रबर में, ठीक है। तो चलिए ये इसको आप जल्दी से आपको लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला क्या है? अगला है ये रहा, अगला हमारे पास है कंडेंसेशन पॉलीमर। ये क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन बहुलक। नाम से यह स्पष्ट है कि ये संघनित होने से, इकट्ठा होने से बना होगा। अच्छा, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाता है कि कोपॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में, उसमें भी दो डिफरेंट प्रकार रहता है, यहाँ पर भी दो डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पर समझना क्या है वो देखिए, कह रहा है यहाँ पर बातों को समझना है जो हम लोग को काम की बात है। यहाँ काम की बात ये है कि पॉलीमर which is formed by condensation reaction between two different bifunctional या trifunctional monomeric unit, यानी मोनोमरिक श्रृंखला इकाइयों, है ना। तो क्या कर सकते हैं कि वैसा बहुलक जिसका निर्माण दो भिन्न भिन्न द्विक्रियाशील या त्रिक्रियाशील मोनोमर या एकलक इकाइयों के संघनन अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। संघनन अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है अर्थात क्या कि इसमें अगर आप देखिए, जैसे कि आप नाइलॉन 6 का उदाहरण लोगे तो इसमें देखो कि दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट तो होता है जो कि कोपॉलीमर में भी होता था, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर देखिएगा कि एक यहाँ पर जितना मोल आप ये नंबर मोनोमर यूनिट लीजिएगा उतना ही मोल का कुछ ना कुछ जो है बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, या अगर दूसरा कोई चीज ले रहा है तो उसके साथ अलग कोई चीज बाहर निकलेगा। जबकि उसमें क्या है, सब के सब केवल इकट्ठा हो रहा है। यहाँ एलिमिनेशन भी होगा, है ना। यहाँ क्या होगा? एलिमिनेशन, वियोजन होगा। देखते हैं कैसे होता है। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, तो हम ऐसा करें, ऊपर बढ़ा लेते हैं। ऊपर बढ़ा लें तो पूरा क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आइए समझते। ये रहा हमारा नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 में क्या रहता है? हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और साथ में होता है एडिपिक एसिड। तो हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, देखो ये CH2 को हम 6 बार लिख दिए, CH2 लिख दिए, ये 6 लगा दिए, इसका मतलब ये 6 बार आ गया। और यहाँ पर NH2 लगा दिए, NH2, यहाँ पर भी इसको क्या किया भाई, NH2 लगा दिया। और इसको हमने यहाँ पर जोड़ा है किसके साथ? एडिपिक एसिड के साथ। क्या फॉर्मूला होता है? ये C को 4 टाइम्स यहाँ लिखते हैं और COOH लिखते हैं, और फिर यहाँ COOH इधर भी कर देते हैं, ये लीजिए ऐसे। और थोड़ा जगह ले लेते हैं भाई, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा तो जगह बनाना है। तो ये हो गया CH2 और ये हो गया, इसको हम क्या 6 टाइम्स, और ये NH2 है, NH2 यहाँ लिखा, और ये COOH को लिख देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ NH2 है तो यहाँ पर भी इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये N मॉलिक्यूल, ये भी N मॉलिक्यूल, मतलब इसकी संख्या ले रहे हैं, ठीक ना। अब इसको बोलते हैं क्या? हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। और इसको क्या बोलते हैं? यही तो है एडिपिक एसिड। क्या है? एडिपिक एसिड। अच्छा, इसका कॉमन नेम हमने लिखा, यहाँ देखो फॉर्मूला से CH2 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 और फिर यहाँ CH2, ये COOH, इधर भी COOH।
अब देखो 4, यहाँ पर 4, अब ये सब मिला दीजिए तो 6, नाम इसको लिख दो भाई, नाम लिखो 1 2 3 4 5 और ये 6, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, क्या लिखेंगे, हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ये हो गया इसका IUPAC नेम, और यहां पर हमने इसका कॉमन नेम लिखा है। अब इसका पॉलीमेराइजेशन होता है, ये लीजिए इसका पॉलीमेराइजेशन होता है, पॉलीमेराइजेशन, तो देखो क्या होता है, कमाल यहाँ पर ये बात का है कि NH जो है इसमें से थोड़ा सा इसको हम अच्छे ढंग से बनाएंगे और यहाँ पर N में एक H को ऊपर कर देते हैं और एक H को यहाँ रखते हैं, क्यों, इसके साथ OH के साथ वाटर बनाने के लिए। वैसा ही इसका OH को भगा देंगे, इसमें से एक H को और भगा देंगे, तो देखो यहाँ से एक H को भगा देंगे तो एक तो उसके साथ रहेगा और एक H यहाँ से ये ऊपर कर देते हैं, क्या करते हैं, नहीं ऐसे लिखते हैं N, ये H, ये H, ऐसे रखते हैं, इसको भगा देंगे तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, देखना यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ये दो देखो ये वाटर मॉलिक्यूल, ये देखिए यहाँ से ऐसे करके ये बाहर हो गया। अब यह क्या हो गया H और फिर आगे यहाँ पर आ जाएगा ये N, ये फिर ये H और कितने टाइम्स है, CH2 जो है 6 टाइम्स है, आइए इसको 6 टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, आगे यहाँ क्या है C, तब ओहो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे N और इसका एक H है, देखिए भाई एक H है ऊपर है और ये H तो गायब हुआ है, ये H जो पीला वाला दिख रहा है वो भाग गया है किसके साथ, OH के साथ, ये भाग गया है OH के साथ, और जैसे ही भाग गया है तो ये तो ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड में था तो ये डबल बॉन्ड में रहेगा। और CH2 कितना टाइम्स है भाई, ये 4 टाइम्स है, इधर क्या बचेगा, इधर भी वही हाल होगा, ये OH भागेगा किसके साथ, वो नाइट्रोजन वाले के पास H जो है उसके साथ भागेगा, और जब भागेगा तो भैया यहीं तक रहेगा, और यहीं तक रहेगा तो देखो इसको भी यहाँ से भगा देंगे, एगो इधर से ना भागेगा, रहेगा खाली तब ना भागेगा, ऐसे लिख देते हैं N, ठीक है ना। ये देखो ये नाइलॉन, नाइलॉन 6 हो जाता है, 6 क्यों कहते हैं, तो 6 कार्बन यहाँ है और 6 कार्बन यहाँ है, चेक करके देख सकते हैं, देखिए तो थोड़ा, अरे भैया ये तो 6 दिख रहा है, बचा इधर, तो यहाँ देखिए CH2 4 टाइम्स, यहाँ एगो कार्बन में यह है और एगो यह है, जैसे ही दोनों को आप सबको जोड़िएगा तो टोटल 6 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 6 का। दिस इज कॉल्ड, दिस इज रिएक्शन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आज के सेशन में हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन के, ये कह सकते हैं कि अगला जो हमारा स्टेप है फोर्स के आधार पर, यानी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसके आधार पर, जिसमें हम इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में यही समाप्त करते हैं।